दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों और कैसे बना। अब हम कदम रखेंगे उस हिस्से में जहां यह एक्ट भारत की शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदलता है। यह एक्ट केवल कानून नहीं था, यह एक संपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा प्रस्तुत करता था। आज हम देखेंगे केंद्र, प्रांत, सरकार, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी और समुदायों के लिए रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ विस्तार से। एक्ट ने भारत के लिए सबसे पहला फेडरल लेजिस्लेचर स्थापित किया। संरचना 1, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस। 2, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस। अपर हाउस में राज्य और प्रांतों के प्रतिनिधि थे। लोअर हाउस में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। सीट्स विभिन्न समुदायों और इंटरेस्ट ग्रुप्स में विभाजित थी। केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा एक्ट में स्पष्ट किया गया। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन सेंटर के हाथ, एजुकेशन, हेल्थ और लोकल अफेयर्स प्रोविंसेस के हाथ। लेकिन याद रहे, गवर्नर और वाइसरॉय के पास रिजर्व पावर्स थे जो किसी भी कानून को रोक सकते थे। पहले के 1919 एक्ट में ड्याची लागू थी, प्रोविंसेस में आधी आधी सत्ता। 1935 में ये प्रोविंसेस में समाप्त कर दी गई और उन्हें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। लेकिन सेंटर में ड्याची कायम रही। क्यों? वाइसरॉय और गवर्नर्स को अधिकार देने के लिए सेंटर स्टेट पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस की मुख्य विशेषताएं। गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव वीटो पावर्स, सेंटर के पास इमरजेंसी पावर्स। प्रोविंसेस को अधिकार मिले, लेकिन फाइनल डिसीजन गवर्नर, प्रेसिडेंट के पास। इस व्यवस्था ने राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव जनता और नेताओं को दिया। 1935 एक्ट ने गवर्नर और वाइसरॉय को अत्यधिक शक्तियां दी। गवर्नर पावर्स, रेजिजुअरी पावर्स, किसी भी विषय पर निर्णय ले सकते थे, बजट को रोक सकते थे, मिनिस्टर्स को हटाने या नियुक्त करने का अधिकार, लॉ मेकिंग पर वीटो। प्रोविंशियल इमरजेंसी पावर्स, वाइसरॉय पावर्स, फेडरल गवर्नमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस नियंत्रित, फेडरेशन की सुरक्षा और ब्रिटिश क्राउन के अधिकार सुनिश्चित, यानी लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी, लेकिन अंतिम शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का महत्व एक्ट में सबसे बड़ा था। प्रोविंसेस में मिनिस्टर्स निर्वाचित होते थे, गवर्नर केवल फॉर्मल हेड था। पावर्स डिवीजन एक्ट में स्पष्ट था। मुख्य बिंदु, रेवेन्यू, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन। प्रोविंसेस रिजर्व पावर्स, गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंटेन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। एक्ट ने प्रोविंसेस को स्वायत्ता की ताकत और अनुभव दिया। यही बाद में स्वतंत्र भारत की प्रोविंशियल स्ट्रक्चर की नींव बनी। एक्ट की फेडरल स्कीम सबसे महत्वपूर्ण और जटिल भाग थी। फेडरल इंडिया की योजना, प्रोविंसेस जोड़ प्रिंसली स्टेट्स को शामिल करना ऑप्शनल था। ब्रिटिश क्राउन ने प्रिंसली स्टेट्स के लिए स्पेशल सेफगार्ड्स रखे। रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स का वोटिंग और सीट्स। इससे फेडरल इंडिया की संरचना थियोरेटिकल तो थी, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी में फेडरेशन पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। 1935 एक्ट ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल और मिनिस्ट्रीज की रूपरेखा दी। मिनिस्टर्स इलेक्टेड और पोर्टफोलियोज असाइंड। गवर्नर उन्हें एडवाइस करता, लेकिन फाइनल पावर्स उसके पास। आईसीएस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन। ब्यूरोक्रेसी ने सेंटर और प्रोविंसेस में निर्णय प्रक्रियाओं को संभाला। इस व्यवस्था ने नेताओं को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर ब्रिटिश ऑफिसर्स का नियंत्रण बना रहा। एक्ट ने जुडिशरी का भी ढांचा निर्धारित किया। हाई कोर्ट्स और फेडरल कोर्ट का निर्माण। अपील्स टू प्रिवी काउंसिल, जुडिशल रिव्यू। सेंटर और प्रोविंसेस के कानूनों पर फेडरल कोर्ट ने सेंटर और प्रोविंसेस के बीच पावर डिस्प्यूट्स हल किए, यानी जुडिशरी पार्शली इंडिपेंडेंट, लेकिन फाइनल अपील प्रिवी काउंसिल के पास थी। एक्ट में माइनॉरिटीज के लिए विशेष रिप्रेजेंटेशन दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स, सिख्स, दलित सीट्स फॉर यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, ट्राइबल कम्युनिटीज। विमेन के लिए रिजर्व्ड सीट्स। स्पेशल इंटरेस्ट्स, यूनिवर्सिटीज, लेबर, कॉमर्स। इससे राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ी, लेकिन समाज में डिविजन्स भी इंस्टीट्यूशनली बढ़ गए। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पूरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर बदल दी। सेंटर और प्रोविंसेस की शक्तियां, गवर्नर और वाइसरॉय के अधिकार, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। यानी यह एक्ट केवल कानून नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और प्रशासनिक संरचना का पहला विस्तृत फ्रेमवर्क था। अगले पार्ट में हम फाइनेंशियल प्रोविजंस, क्रिटिसिज्म, इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के वास्तविक अनुभव देखेंगे।